नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल की नई टीम इस वक्त गुजरात लॉबी के टारगेट पर, मोदी शाह के टारगेट पर। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया। दरअसल जो गुजरात में अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का, उसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है, उस कमेटी में भूपेश बघेल है। दिल्ली में बैठक होनी थी। सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलना था भूपेश बघेल को। उससे पहले ही तोते की एंट्री होती है, यानी सीबीआई की एंट्री। 25 गाड़ियां, 100 अफसर और ताबड़तोड़ 17 ठिकानों पर छापेमारी। 4 आईएएस, 1 विधायक और फिर भूपेश बघेल। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स और स्लीपर सेल, इनकी भूमिका अलग है। इससे उसको भी हम इसी इसी डिबेट के नेक्स्ट हिस्से में उस पे भी आएंगे। लेकिन इस छापेमारी के बाद पीड़ा किस व्यक्ति की सामने आई है, नाम है टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा। आज जो पीड़ा है, अगर चुनाव के समय आपस में एक दूसरे को निपटाने की जिद न होती, तो आज ये पीड़ा व्यक्त करने का वक्त नहीं होता। शायद भाजपा की सरकार नहीं होती छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या कांग्रेस की नई टीम या राहुल गांधी की नई टीम, हम सीधा कहें, राहुल गांधी की नई टीम को निपटा कर ही मानेंगे? क्या तोड़ देंगे उस टीम को? उस टीम में सबसे सॉफ्ट टारगेट क्यों भूपेश बघेल को बनाया गया है? इस नई टीम में आप देखिए, बाकी अभी किसी पर प्रहार नहीं हो रहा है। सॉफ्ट टारगेट कौन है? भूपेश बघेल, महादेव है। एटीएम पर सीधे अटैक है, एटीएम पर, कांग्रेस के एटीएम पर अटैक। भाव को जोड़िए चर्चा में, कंट्रोल रूम फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाव। छत्तीसगढ़ के अपडेट्स तो सबसे लेटेस्ट आपके पास होंगे। 4 आईपीएस, 1 विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री। दिल्ली रवानगी से पहले ही गाड़ी रुक गई स्टेशन पर। क्या ये नई टीम को निपटा के मानेंगे क्या? इसमें 2-4 एंगल है आशीष जी। जैसे कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि स्लीपर सेल पे हम बाद में बात करेंगे, सेकंड हाफ में बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन एक बात तो है, गोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। आपने भूपेश बघेल को एटीएम करके उपयोग में लाया, ठीक है। अब जहां रेड हुई है, पिछली ईडी रेड, उसमें कुछ कांग्रेस के आला नेताओं के नजदीकी जो छर्रे रहते हैं, चमचे, उनका भी एंट्री है, उनका भी नाम उछला है। मतलब चर्चा ये भी है कि संदीप सिंह का भी नाम है, इसलिए संदीप सिंह को थोड़ा साइड भी किया गया है, क्योंकि संदीप सिंह ने बहुत इधर उधर, उनके भाई ने इन्वेस्टमेंट किया। चर्चा है कांग्रेस में, कांग्रेस के विभिन्न नेताओं से, भाई ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे खिलाफ केस किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी नेता बात नहीं करते। कांग्रेस के बहुत सारे नेता है जो चाहते कि कांग्रेस सुधरे, हम भी चाहते कांग्रेस सुधरे। और इसलिए नहीं कि वो सत्ता में आए या बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोकतंत्र का पहिया जो है वो उसका रथ है, 2 पहियों पे, दोनों पहिए स्ट्रांग चाहिए हमें, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। अब सवाल ये हो गया एक दूसरा, क्योंकि स्लीपर सेल बाद में बात करेंगे डिटेल में हमने, लेकिन एक पासिंग कमेंट देता हूं। अब जितने बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस में, उनको एक बात भी समझ लेना चाहिए कि आपका उपयोग खत्म होने के बाद आपका अर्थ निरर्थक हो जाते हो। छत्तीसगढ़ की सरकार इन चुनावों, जब वो छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों के चुनाव हुए, एक राज्य ऐसा था जहां कांग्रेस 100% कंफर्म थी कि वो सत्ता में वापस आएगी, और एक राज्य छत्तीसगढ़ ही ऐसा था जहां जितनी कांग्रेस श्योर थी, उतना ही बीजेपी श्योर था कि वो कहीं आए ना आए, यहां जरूर आएगी। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो सेनापति लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो बेसिकली उन्हीं के स्लीपर सेल, तो सत्ता दे के जाएंगे। तो आपने बहुत, मैंने जब पढ़ा, और मुझे जब छत्तीसगढ़ में सुबह से, जब से रेड हो गई आज, सुबह से मैं लगातार छत्तीसगढ़, मेरे सूत्र मित्र और बाकी सभी जो दुखी है, जो हंस रहे हैं, सभी से बात हुई, तो एक बात तो समझ में आ गई कि बघेल, यदि बीजेपी बघेल के लिए पहले सॉफ्ट हुआ करती थी, याद करिए आप, पूरा जंगल का जंगल पुलिस लगा के कटवा दिया और अडानी सेठ को प्रसन्न किया। जब अडानी सेठ को जंगल का चढ़ावा चढ़ाया, उसके बाद तो बघेल के खिलाफ, मतलब यह हालत हो गई कि ईडी को बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि साहब हमारे जरा
छत्तीसगढ़ के केसेस एक्सट्राइट करवाइए, हाई कोर्ट आगे ही नहीं लेके जा रही केस। कुल मिला के अब उनकी सत्ता उनके वहां आ गई, बघेल एक्सपोज हो गए, सिंहदेव उम्र भी हो गई और जितना डैमेज करना था उन्होंने पार्टी को डैमेज किया। अब पार्टी बची नहीं तो डैमेज क्या करेंगे। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें जो हास्यास्पद स्थिति हो गई वो हो गई। जो कुछ लोग बचे हैं कांग्रेस के वो छटपटा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक अंदरूनी दबाव है संगठन पे। जो बीजेपी का बार बार हमने एक दो बार विद्रोह, मतलब छोटा विद्रोह था, लेकिन हमने कहा ये कोरबा की बात नहीं है, ये बीजेपी में सुलगता हुआ आग है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि रबर स्टैंप मुख्यमंत्री रखोगे तो यही अधिकारी सरकार चलाएंगे, जिन अधिकारियों ने बघेल की यहाँ पे भी सरकार चलाई। बघेल के यहाँ अंधा काटा है। 2 जिले थे, रायपुर और दुर्ग। इस जिले के एसपी, इस जिले के आईजी और आईजी इंटेलिजेंस, ऐसे 5 पद थे आईपीएस अधिकारियों के जो छत्तीसगढ़ पर राज करते थे। ये जो अधिकारी आपने आरिफ शेख से लेके अग्रवाल, आनंद चड्डा, अभिषेक पल्लव और वो अजय यादव, ये सारे लोग इन्हीं 5 पदों के में घूमते रहे। ठीक है, अब जो अधिकारी थोड़ा बहुत ईमानदार दिखाएं, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार, क्योंकि इसके पहले 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार थी बीजेपी की, वहां मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, काम कर रहे थे अमन सिंह और मुकेश गुप्ता, एक आईपीएस ऑफिसर और एक प्रमोटी, मतलब संविधान पे लिया हुआ अधिकारी जो आईआरएस सर्विस का है, वहां से वीआरएस लेके यहाँ संविदा पे आया, कॉन्ट्रैक्ट पे आया और कॉन्ट्रैक्ट पे प्रमोशन हुआ। ये पूरा देश में एक ही एक उदाहरण है छत्तीसगढ़। कहते वो राजनाथ सिंह के कोटे में बने क्योंकि ठाकुर थे, रमन सिंह भी ठाकुर थे, ठाकुरवाद चला था। आज हम तो योगी बाबा को ठाकुरवाद के लिए रोते हैं, लेकिन वहां भी ठाकुरवाद चला। 15 साल तक नाम रमन का, काम अमन का चला। ये सारे अधिकारी पहले, मतलब टूटेजा जैसा बढ़िया उदाहरण ही नहीं है। ये जो टूटेजा जी साहब थे, इस टूटेजा के लिए तो वहां पे, एक मिनट, ये टूटेजा के लिए तो बघेल साहब ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को कि हजारों करोड़ का नान घोटाला है और ये टूटेजा कैसा है वहां पे, इसमें तुरंत एक्शन कीजिए। प्रधानमंत्री जब ये विरोध में थे, सत्ता में आने के बाद टूटेजा सरकार चलाने लगे, वही जिनके खिलाफ इन्होंने, क्योंकि पैसा चला अधिक। देखो छत्तीसगढ़ का पूरा मॉडल यदि आप, मुझे समझ में आ गया आशीष जी, छत्तीसगढ़ चलाती है ब्यूरोक्रेसी, नेता को चढ़ावा देता है। अब फिर लोग कहेंगे कि अशोक वानखेड़े बैठते तो कहीं ना कहीं मराठी महाराष्ट्र चले आते हैं। मराठी साम्राज्य ऐसा था एक समय कि छत्रपति सब कुछ थे, संभाजी तक, छत्रपति संभाजी तक, और उनका जो कैबिनेट हुआ करता था और उनका प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था पेशवा, ये उनके अधीन थे। संभाजी के मृत्यु के बाद ताराबाई तक ये चला। उसके बाद जो शाहू महाराज संभाजी के पुत्र मुगलों के कैद में थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, वो दिल्ली लेके भी नहीं गए, आंध्र रास्ते में भोपाल के आसपास ही छोड़ दिया उनको, जाओ आपके राज्य में, महाराष्ट्र में जाके संभालो आपका राज्य। जब वो वापस आ गए तो महाराष्ट्र के राज्य के 2 टुकड़े हो गए, कोल्हापुर और सातारा, दो राजधानियां हुई। तब से पेशवा मराठों के केंद्र बिंदु रहे। वो चढ़ावा चढ़ाते थे, छत्रपति को जो चाहिए वो हम दे देंगे, जितना रेवेन्यू चाहिए हम दे देंगे, जो पैसा चाहिए आपको, आपके खर्चे सारे निकालते रहेंगे, राजनीति और बाकी सारा हम संभालेंगे। तो पेशवा ही पेशवा रहा। फिर उसके बाद इतिहास मराठों का पेशवा का इतिहास है। ऐसी पेशवाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जन्म से शुरू हुई। छत्तीसगढ़ जन्म लिया तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? अजीत जोगी। अजीत जोगी कौन? खुद ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर, इंदौर में कलेक्टर रहे जब मैं इंदौर पत्रकारिता में था। तो तब से पेशवाओं का राज चला है वहां पे। उसके बाद रमन सिंह आ गए तो अमन सिंह और मुकेश गुप्ता चलाने लगे। उसके बाद बघेल आ गए तो ये टूटेजा और ये चौरसिया मैडम ये चलाने लगे। इनको चढ़ावा, साहब आपको इतना % का बजट है, इस बजट का इतना चढ़ावा आपको मिलेगा, बाकी सरकार चलाएगी।
अब उसके बाद ये नए सरकार आ गई, सांसद ये आ गए तो ब्यूरोक्रेट वही है। मतलब आप तो एक उत्तर प्रदेश में एक ब्यूरोक्रेट है आपका सहगल, जो सभी नॉनी सरकारों में सर। रहता है ना। हाँ अरे यहाँ छत्तीसगढ़ में हर ब्यूरोक्रेट सहगल है, हाँ। सबके फेवर में पाया जाता है। अब जिन हम्म लोगों ने गद्दर काटा, जिन लोगों ने महादेव ऐप को पूरा प्रोटेक्ट किया, वो लोग नई सत्ता आने के बाद उनके ऊपर एक्शन नहीं होता, उनकी पोस्टिंग होती है। अब हम्म, आरिफ शेख जो है ये आईजी छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस है, मतलब हाँ। तनख्वाह चालू, बंगला चालू, जो पैसा कमाया उसके से को। प्रफुल्ल अग्रवाल भी डीआईजी उसी में, आर्म फोर्स में। हम्म कोई अभिषेक पल्लव जो है वो एसपी पीएचक्यू है। हम्म वो अजय हम्म यादव है, वो नारकोटिक वाला डिपार्टमेंट में आईजी बना दिया हम्म कि आपने जो कमाया आराम से सेक के खाओ, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि ये चढ़ावा हम्म उसको भी चढ़ाते हैं। अब आते हैं इस रेड पे, ईडी की रेड हम्म हो गई, सीबीआई की रेड, ये तो होनी ही थी। हम्म देखिए अब अधिवेशन के पहले गुजरात के अधिवेशन में हम्म, खर्चा भी तो लगेगा सर, हाँ। है ना। कांग्रेस और बीजेपी, अभी कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। हाँ पिछले 10 साल में कांग्रेस का यदि अभी टोटल देखो रेवेन्यू नहीं के बराबर है, हाँ। जो अभी आंकड़े रिलीज हो गए, और हम्म उससे 10 टाइम्स मोर, 10 टाइम्स मोर बीजेपी के पास पैसा है। हाँ। तो ऐसे अधिवेशन में बीजेपी चेक भी काट सकते हैं, कांग्रेस ने चेक काटी थी तो कांग्रेस की हालत बुरी हो गई। हम्म तो ऐसे एटीएम भी चाहिए। अब हम्म ये एटीएम जाएंगे, इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, अब इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तो ये क्या करेंगे, कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। मैं बघेल साहब को, मतलब माफ कीजिएगा, बघेल साहब अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन हम्म जो प्रस्ताव पारित होते हैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो लोग होते हैं, उसमें तो बहुत ही मेधावी, प्रणव दा जैसे लोग रहा करते थे, अर्जुन सिंह, प्रणव दा, ऐसे लोग रहते थे कि जो वाकई जो जानते हैं। लेकिन अब बघेल को भी बिठा दिया, क्योंकि बघेल को बिठाना बहुत जरूरी है साहब, हम्म वहीं से आएगा हाँ, पैसा। अधिवेशन का खर्चा भी तो देना है, हाँ, खर्चा। और एक बार बघेल जी को मैंने कहा था एक प्रोग्राम में, बघेल जी भी हम्म उस प्रोग्राम में थे, मैं भी था, पीटीआई का यूनियन, पीटीआई के जितने भी यूनियन थे उनका एक प्रोग्राम था छत्तीसगढ़। अब हम्म मुझे भी की नोट एड्रेस देने के लिए बुलाया था, तो मैंने बोला था कि कांग्रेस का एटीएम भी यही है, हर जगह कांग्रेस का। तो बघेल साहब ने उसी उत्तर में कहा कि मैं एटीएम नहीं हूँ, मैं इतना हम्म अच्छा संगठक हूँ कि मुझे पार्टी हर जगह यूज करती है, और हम्म पार्टी ने जहां जहां इनको यूज किया, ये चुनाव हार के आ गए, और अल्टीमेटली हम्म अपना भी चुनाव हार के आ गए। कांग्रेस को समझ नहीं आता कि हरवाने वाले लोग लाते कहां से। तो अब ये है कि ये देखिए, मैं रेड हो गई इसके लिए करप्शन नहीं, मैं हम कोई यहाँ इस रेड का, ईडी और सीबीआई की रेड को कह के हम इनको ग्रीन चिट नहीं देना चाहते। हम्म सवाल है टाइमिंग का, एग्जैक्टली, अभी टाइमिंग। क्यों हाँ। सीबीआई, हम्म अभी क्यों सीबीआई, हम्म क्योंकि हम्म अभी अधिवेशन को आपका कितना दिन रह गए, 10 दिन रह गए, हम्म हम्म तो आप उनको टाइट कर दोगे। अब होता क्या है आशीष, ये देखिए, ये मैं प्रैक्टिकल भी बताता हूँ, लोग कहेंगे भाई हम नेताओं के साथ रहते हैं, हमारी हम्म जिंदगी गई राजनीति कवर करते करते, और जब आप नेताओं के साथ होते हैं तो कई बार आप लोगों के ऐसे संबंध हो जाते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, ये एक व्यक्तिगत संबंध हो जाते हैं। वो अलग पार्टी के, वो अलग पार्टी के, हमारे तो ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं जहाँ व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हैं कि जिनके घर जाके हम खाना खा सकते हैं बिना बुलाए, जाके अरे यार भाभी खाना खिलाओ आज, आपके शहर में आप ही के हाथ का खाऊंगा। तो कई जगह हमें पता पड़ता है, कोई भी नेता, हर भाई देखो, हर नेता वर्मा साहब तो नहीं होता कि घर में हम्म नोटों के बंडल बोरों में रखे, क्योंकि वर्मा साहब को लग नहीं रहा था कि उनके यहाँ कभी सीबीआई ईडी पहुंचेगी, इनकम टैक्स पहुंचेगी। अब उन्हें पता नहीं था कि अग्नि देवता प्रसन्न हो जाएगी इस देश पे हम्म और मामला बाहर निकलेगा। तो ये लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं रखते हैं, हम्म तो समय समय आने पे वहां से वो पैसा उठाते हैं। अब सवाल है ये पैसा उठाएंगे कहां से। हम्म अब जब इनके ऊपर सीबीआई हो गई कि जिनके पास पैसा है वो तो विदेश भग गया होगा, कहीं इनके डायरी में मेरा नाम निकल गया तो मैं मर जाऊंगा करके, हम्म तो वो पोजीशन टाइट हो जाती है। बार बार लोग कई बार मुझे कहते हैं कि जब हम व्यक्तिगत भी लोगों से बात करते हैं, बोलते ये चुनाव के पहले सीबीआई ईडी क्या करती है, 2 लोगों पे रेड करती है, तो उससे क्या फर्क, कितना कितना बुरा होगा राजनीतिक दल का। आप समझे नहीं, 2 आदमी पे रेड का मतलब है बाकी जिनके पास पैसा है वो भग जाते हैं। बाकी, हाँ, बाकी तो दरवाजा बंद कर आपकी देते हैं। आपका सप्लाई लाइन ही टूटता है। हम्म ये जरूरी नहीं कि लोग रेड का इंतजार करें, हम्म भाई आपका पैसा मेरे पास भी है, 4 और लोगों के पास है,
मेरे हम्म, परेड हो गई तो सबको लगता है कि अरे वानखड़ी जी परेड होगी, इसका मतलब इनको डायरी वारी मिल गई लगता है, और हमारा भी नाम हम्म, हुआ। वो अपना घर हम्म, साफ करके पूरा विदेश यात्रा पे निकल जाते, बोले कहाँ गए, बोले नहीं वो थोड़ा सा अमेरिका में इलाज के लिए गए। हम्म, तो सप्लाई लाइन टूटती है, तो ये सप्लाई लाइन तोड़ने का काम है। लेकिन जिन पे एक्शन होगी बहुत लेट हो गया। आरिफ शेख, हम्म, प्रसून अग्रवाल, ये एसएसपी रायपुर था हम्म, अग्रवाल, आरिफ शेख हम्म, एंटी करप्शन ब्यूरो में थे। उसके बाद हम्म, छाबड़ा आईजी हम्म, थे इंटेलिजेंस। हम्म, अभिषेक हम्म, पल्लव एसपी दुर्ग था, हम्म, और ये वही अभिषेक पल्लव है जिसका वीडियो बहुत मार्केट में रिलीज हुआ था कि हम्म, उसने ये जो महादेव ऐप में एक सहदेव नाम के कांस्टेबल का बड़ा रोल था, हाँ, हाँ, तो उसको उसने सस्पेंड कर दिया, हाँ, उसको फिर वापस लेना पड़ा नौकरी में। हम्म, तो एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें ये करते पल्लव कह रहे हैं कि अरे क्या करें, हम्म, हमको सीएम साहब का फोन आया हम्म, कि तुमने सहदेव को कैसा सस्पेंड कर दिया, वो अपना आदमी को तुरंत करो। हम्म, तो ये कुल मिला के अब ये वही आरिफ शेख है जिसने एक, याद होगा आपको, एक आईपीएस ऑफिसर था सिंह, याद है, जो गुड़गांव से पकड़ा गया था, फरार था, हाँ, 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 जिसके हाँ, घर हाँ, में सोना मिला, जमीनें मिली, और सोना, 4 किलो सोना शायद मिला था। हाँ हाँ अच्छा ऐसा कुछ मिला था। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा वो आदमी, और अभी हाँ, हाँ, वापस डीजी डीजी बन के बैठा है। हाँ, उसके यहाँ सोना रखने वाला ये आरिफ है। अच्छा, अभी एक भी समझ में नहीं आया ये सोना आया कहाँ से, और वो हाँ, सोना है कहाँ। वो सोना था कि पीतल था जिसको सोना बोल के अरेस्ट कर लिया गया। हम्म, ये वो लोग, ये शूटर्स है, सुपारीबाज, हम्म, आदेश देने पे काम करने वाले। और ये पूरे छत्तीसगढ़ को पता है, छत्तीसगढ़ के एक एक बीजेपी के नेता को पता है। हम्म, तो छत्तीसगढ़ में ईमानदार पुलिस ऑफिसर और ईमानदार आईएएस ऑफिसर की कोई जगह नहीं। मैं बता दूं आपको, आपको पैसा कमाना पड़ता है, सत्ता को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है। जो नई सरकार आती है वो ₹5 का रेट बढ़ा के देती है। छत्तीसगढ़ की जनता का मौत यही है। लेकिन फिर हम वापस आते हैं बघेल पे, हम्म, कांग्रेस पे। एक, मैं इसको पैरेलल देखता हूँ आशीष जी, क्योंकि अब जब विश्लेषण करते तो कई चीजें देखते हैं। महाराष्ट्र में नाना पटोले ने इस्तीफा देने के बाद यह तय हुआ कि नया अध्यक्ष का नियुक्ति करनी हम्म, है। जो पोटेंशियल अध्यक्ष थे, जो अच्छे अध्यक्ष बन सकते थे, उन्होंने प्यार से मना किया, हम्म, और उन्होंने कारण बताया कि हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हम्म, हमारी इंडस्ट्रीज है, यदि मैं अध्यक्ष बनता हूं तो पार्टी मेरे पे हमला कर देगी। हम्म, मैं अभी एक बात बताता हूँ कि निर्भय बनो विचार मंच, ये मंच स्थापित हुआ महाराष्ट्र में, हाँ, जिसपे संविधान को लेकर बातचीत होती थी। हम्म, तो चुनाव का समय था, विधानसभा के चुनाव के समय बता रहा हूं, लोकसभा के चुनाव के समय बता रहा हूं, हम्म, मैं महाराष्ट्र में कई जगह एक पैनल बना था, असीम सरोदे, मैं, चौधरी, ये लोग मानव, हम्म, ये लोग निर्भर विचार मंच पे बात करेंगे। तो एक जगह मैं गया तो वहां जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसने एक मैसेज भिजवाया हम्म, कि अशोक जी को कहो कि यहाँ थोड़ा मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में ज्यादा ना बोले। हम्म, तो मैंने बोला भाई ऐसा क्या हो गया, एक तो मैं तुम्हारा कोई गेस्ट नहीं हूँ, हम्म, मैं निर्भय विचार मंच के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे तुम्हारे घर से तो नहीं आया, अपने हम्म, पैसे से आया हूँ। तो उसके आदमी, मैंने बोला भाई मैं क्यों उनकी सुनूं। उन्होंने बोला नहीं, उसमें होता क्या है, थोड़ा बहुत आपके निर्भय विचार मंच से हमारे को तो फायदा हो ही रहा है। तो मैंने, फायदा हम्म, लूटो, हो रहा है तो हम्म, हमको कैसा सजेशन दे रहे हैं आप। और ये 15 लोगों के बीच में हो गई बात। हम्म, फिर उनका वो जो आदमी आया था मिलने, बुके वुके लेके, बोला अशोक जी अपने ना बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और बार बार एआईसीटी दिल्ली में जाना पड़ता है, केंद्र सरकार के अधीन है बहुत सारी चीजें, बहुत तकलीफ होगी। हम्म, तो मैंने बोला तकलीफ होगी तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करो, हाँ, आप कांग्रेस के मंच से मोदी के जयकारा लगाओ। हम्म,
ये डर है। हम्म, तो कांग्रेस को ऐसा आदमी भी ढूंढना पड़ता है कि जिसके कोई उद्योग नहीं है, जिसका कोई बैगेज नहीं है। तो उनको सब हम्म, कारण मिल गया महाराष्ट्र में, गांधीवादी। हम्म, अब सवाल है कि ये पार्टी चलाएगा कैसे, क्योंकि पार्टी हम्म, में पार्टी के नाम से अथक कमाने वाले लोग उसको मदद भी नहीं करते, हाँ, और जिन्होंने पैसा कमाया वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे। अब आप बघेल का उपयोग कर ही रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई एटीएम और है नहीं। और हम्म, जैसा राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 16 पैसे नीचे मिलते जाते हैं, वही स्थिति इन एटीएमों की भी है। चाहे आंध्रा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हाँ, कर्नाटक हो, तेलंगाना, कर्नाटका, वहां हिमाचल से जो तीनों में। पैसा कांग्रेस के लिए आता है वो 16 पैसे ही पहुंचता है। हम्म, वहां भी ये कई छिछोरे हैं बीच में, हम्म, जो अपना कट ले लेके अरे अब्जोपति बन गए। जो लोग हमारे साथ पत्रकार करके हमारे साथ लोग थे, उनके घर का इंटीरियर 5-5 करोड़ का है भाई। हम्म, यहाँ घर खरीदने के लाने पड़े हैं लोगों के, किराए घर पे रह रहे हैं। वो हम्म। इंटीरियर एक पे एक 5-5 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। एक विनोद वर्मा भी हैं। विनोद वर्मा भी बहुत खास थे भूपेश बघेल के, सब कुछ वही थे, नहीं, सलाहकार से लेके चौरसिया नहीं, नहीं, मैडम इनपे भी छापा हुआ है। वो तो उनके रिलेटिव थे। हम्म, विनोद वर्मा तो उनके रिलेटिव थे। हम्म, और ये विनोद वर्मा जिनको पत्रकार कहते थे, वही पत्रकार बघेल साहब से मिल सकते थे। हाँ, तो कभी कई बार प्रेस क्लब में जाने की बात होती थी, और प्रेस क्लब में जब बैठते थे तो पता पड़ा कि कई पत्रकार बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पता पड़ा ये हम्म, विनोद वर्मा उनको लेके गए थे मिलवाने। हाँ, हम्म, और बाकी पत्रकार कोई समय मांगे तो उनको तो समय नहीं दे, नमस्ते नहीं करे। हम्म, और कुछ पत्रकार सवाल उठाए, सुनील नामदेव जैसे, हम्म। तो वो बेचारे जेल काटे। जेल काट रहे हैं। सुनील नामदेव का घर तोड़ दिया इतना बुरी तरह से। अरे वो भी इतना जिद्दी आदमी है, वो टूटे हुए घर में रह रहा है, वो हम्म, पॉलिथीन बांध के। तो मैंने बोला ये तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो, तो कोई किराए घर पे रखो यार। बोले नहीं, इसी खंडर में रहूंगा ताकि मेरी आग जिंदा रहे। हम्म, और रोज खबरें कर रहे हैं वहां से। हम्म, चौरसिया को जेल गई, हम्म, ये बाकी जेल जाने के कागार पे है। हम्म, लेकिन इनका कुछ होगा नहीं। ये फिर आके, इनको देखो, ये वो जमात है जो चढ़ावा चढ़ाती है। इन पे रेड हो गई, इनका कुछ नहीं होगा। ये दिल्ली तक आके चढ़ावा चढ़ा जाएंगे, क्योंकि कितना लेकिन लूटा है। आशिक जी, आप और हम सोच भी नहीं सकते। वो आंकड़े हमारे मन में भी नहीं आ सकते, इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं। लेकिन लेकिन लूट जब चारों तरफ है, लूट तो इस समय बेसिकली समभाव से हो रहा है, कोई पीछे नहीं है। नहीं, आप नहीं, ये तो चढ़ावा अब मैं चढ़ा तो यही देंगे, कह रहा हूँ, बलि वर्तमान सरकार बलि में कौन सी किसकी? वर्तमान सरकार में कोयले पे उतना ही है। कोई वही कर रहा हूँ, वही सब चल रहा है। लेकिन बलि चढ़ावा ये चढ़ा देंगे दिल्ली, ये चढ़ावा चढ़ा करके राहत पा जाएंगे। बलि तो आखिरकार कांग्रेस की चढ़ेगी ना। बलि तो राहुल गांधी की पूरे मेहनत की चढ़ जाएगी। एग्जैक्टली भाई, हम्म, इनको ये लोग अपने में अभी भी कांग्रेस को वो लोग रखने पड़ेंगे जिनके बैगेजेस में, हाँ, जिनके बैगेजेस है, वो लोगों को ये रोज अपने दरबार में मुजरा करवाएंगे। हम्म, जो पत्रकार है, दबा के पैसा कमाया, 300-300 करोड़ के घर में रह रहे हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा कहां से कमाया। हम्म, यदि आप सरकार के साथ हैं तो आपको जवाब नहीं देना पड़ता। हम्म, लेकिन कोई भी सरकार निरंतर नहीं रहती। जब सरकार बदलेगी तो आप क्या करोगे, घर छोड़ के भागोगे। यही चौरसिया मैडम को लग रहा था, यही शेख को लग रहा था कि अब बघेल मतलब आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आजीवन, हाँ, यही सबको है लगता ना। है जो हाँ, सत्ता में होते हैं। यही यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था, संदीप सिंह और उन तमाम लोगों को, कि ये हम्म, जिंदगी भर के लिए सीएम है। अभी अपने हम्म, पास एक खदान मिल गई है, एक अलॉट हुई है 100 साल के लिए, कोयले की हम्म, खदान, पैसे की खदान थी, खुदो इसको।
अरे लेकिन जिस पावर प्लांट को कोयला जाना है वहां तो जाने दो, बीच में कोयला बिक गई है, पावर प्लांट भी नहीं चल पाया ठीक से। लेकिन भाऊ ये आखिरी सवाल, ये सीबीआई ईडी इनको वो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का एड्रेस वगैरह कोई नहीं मिल पा रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा है तो अरे हम ही मैं लोग दे आपको लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ, वर्मा के बाद हाँ वाला किस्सा बताता हूँ मैं। हाँ अब बहुत ही हाँ हास्यास्पद है। हाँ 2021 का चुनाव था केरल का, हाँ कर्नाटक से कैश निकली, हम्म ये जानी थी केरल में बीजेपी के पास, हम्म हम्म चुनाव का पैसा था, हम्म, उसमें डकैती हो गई, हाँ डकैती पकड़ी गई, हाँ डकैत पकड़े, माल पकड़ा। अब ये माल किसका? कोई लेने वाला जो तैयार नहीं सामान हो लेके आ रहा था, जो सामान हम्म लेके आ रहा था, संघ और बीजेपी ने कहा हमने निकाल दिया उसको, हमने निकाल दिया, हमारा कोई लेन देना नहीं। हम्म ठीक है, अब ईडी की जो रिपोर्ट लगी कोर्ट में, हम्म वो ईडी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये पैसा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्नाटक से केरल आ रहा था, हम्म हम्म हमारा काम इतना ही है। हम्म सोर्स ऑफ मनी, हम्म बोले वो इनकम टैक्स का काम है। ईडी कह रही है सोर्स ऑफ मनी इनकम टैक्स का काम है, गजब क्योंकि वो पैसा बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्व था। हम्म और यदि किसी ने ये बोल दिया ये 50 करोड़ रुपए मुझे चित्रांशी ने दिए हैं, हम्म तो मनी लॉन्ड्रिंग करके आपको उठाया जाता है। उठा लेंगे। अरे किसी नोट पे हाथ का पंजा अरे छपा होता तो राहुल गांधी अरे फंसा दिए होते। हाँ, ये तो महात्मा गांधी जी की छपा है इसलिए बचे। हाँ तो आपको उठा लेंगे, आप हाँ बोलेंगे अरे कौन पकड़ा गया ये तो बताओ, मेरा उस हाँ आदमी से क्या लेना देना ये तो बताओ ना। हाँ हम्म अब तो 1 साल आप जेल से बाहर नहीं निकल सकते, हम्म क्योंकि उसने नाम लिया आपका। आप हम्म सोर्स ऑफ मनी बताओ, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मनी है। हम्म फिर इसमें कोई कहेगा कि हाँ, एक बार ये रोजा इफ्तार में दिखा था मुझे जाते हुए आशीष चित्रांश, तो ये हम्म आईएसआई का पैसा है, हम्म, पाकिस्तान का। बांग्लादेश से कनेक्शन है। हाँ, कोई कहेगा कि यार इनकी आंखें थोड़ी छोटी दिखती है, हम्म तो लगता है हम्म चाइना का भी कनेक्शन है, हाँ और बार बार ये चाउमीन खाते हैं, चाइनीज फूड अच्छा लगता है इनको, हम्म तो चाइना के भी ठोक दो, फिर राष्ट्रद्रोह का भी ठोक दो मुकदमा। ये वर्तमान देश में स्थिति है। केरल में पकड़ा गया पैसा, वो भी चोरी हुई, डकैती हुई इसलिए पकड़ा गया। पैसा किसका है नहीं डकैत पता। पकड़े गए, डकैत ने कहा इनसे लिया, उनको पकड़ा गया, वो कर्नाटक से आया। सबने कहा, पूरे दुनिया ने कहा करे कि बीजेपी का चुनावी पैसा था, बीजेपी का चुनावी कैसा था, बीजेपी ने कहा जिसने लाया वो हमारा आदमी ने, हमने निकाल दिया उसको पहले। हम्म चलो ठीक है मान लिया, तू दोबारा से पैसा लाया कहां से? इतने हम्म करोड़ रुपए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाया था। यदि आपने हम्म प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाया था तो तू लाया किससे था? सोर्स ऑफ मनी क्या है? हम्म ईडी का काम है सोर्स ढूंढना। हम्म ये आतंकी पैसा तो नहीं है, ये नक्सली हम्म पैसा तो नहीं है, हम्म ये पैसा किसी नेता का तो नहीं है, हम्म ये पैसा है किसका? ये ड्रग मनी तो नहीं है, ये ईडी नहीं देखेगी। यार भाजपा के ईडी पैसे ने की कहा वजह कि ये पैसा प्रॉपर्टी के लिए आया था, इसका सोर्स ढूंढना इनकम टैक्स का काम है, हमारा नहीं, क्योंकि इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, बट नेचुरल है। जहां शब्दों की परिभाषा बदलती है, आप मतलब एक गद्दार शब्द है जिसने गदर मचाया हुआ है अभी। हाँ तो कुणाल कामरा ने गद्दार कहने के बाद शिंदे का अपमान हुआ, पूरे महाराष्ट्र का अपमान हुआ, और जो चल रहा है नाटक सारा देश देख रहा है। हम्म लेकिन कुणाल का कहना है कि मैंने ये शब्द तो भैया अजित पवार का सुना था। हाँ फिर अजित पवार का स्टेटमेंट उस पर मतलब हम्म पुराना वीडियो आया, ये गद्दार है, 50-50 खोखे लेके गद्दारी की। अब एक पत्रकार ने पूछा, दादा गद्दार तो आपने भी कहा था इतना शिंदे को। बोले हाँ, तब मैं विपक्ष में था इसलिए कहा था, अब मैं सत्ता पक्ष में हूं, अब वो नहीं है। हाँ इसका मतलब गद्दार शब्द की परिभाषा बदलती है।
यदि आप विपक्ष में हैं तो गद्दार ये गाली है। हम्म, और दादा के साथ अभी एकनाथ शिंदे है, तो दादा ने कहा हुआ गद्दार ये तगमा है। हम्म, भारत भूषण जो पद्मश्री पद्म देते ना अपने पद्म अवार्ड, वैसा ये अवार्ड है। हाँ और ये शब्दों की परिभाषा बदलती है, पैसे की परिभाषा बदलती है, ईडी की अपनी कार्य पद्धति की परिभाषा बदलती है, जब सामने कौन है ये देखा जाता है। वही है पूरी कहानी, असली कहानी है। करप्शन तो हुआ है, करप्शन में तो कोई डाउट नहीं है, नहीं लेकिन कहानी असली पैसे कहानी पैसे में टाइमिंग की फर्क है, है। हम बार बार कह रहे टाइमिंग की है। टाइमिंग की है और पैसे पैसे में फर्क है। भाजपा और संघ का जो पैसा है, उस पैसे के लिए ईडी की परिभाषा बदल जाती है। मैं बदल कल जाती आखिर में बताता हूँ, कल मुझे एक भाजपा के कार्यकर्ता से मुलाकात हुई। भाजपा के कार्यकर्ता से उस मुलाकात में मुझे पता चला, ये हम लोग हमेशा करते हैं चर्चा ये, कि जो कार्यालय बने हैं भाजपा के पूरे देश में, जिले में, तहसील में, विधानसभाओं में कार्यालय बने हैं, कार्यालय के पैसे को जोड़ लीजिए तो एक स्टेट की इकोनॉमी जीडीपी के बराबर हो जाए। तो कार्यकर्ता ने बताया कि हमारी जमीन लिया गया, एक जो है कार्यालय बनाने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए जमीन लिया गया, तो हम सामने नहीं आए। सब कुछ पेपर रेडी हो गया, सब हो गया। जब अंगूठा लगाना होता है, अंगूठा लगाने के लिए आया तो ये सब पहचान लिए। हालांकि तब भी कम रेट में गया था, आधे रेट में पहचान लिए। कह रहे ये आपकी जमीन थी, हमें पता ही नहीं होता, हमारा तो इतना पैसा नुकसान हो गया। ओह मतलब कार्यकर्ता जमीन थी तो वैसे ले लेते। तो उसने बताया, कहा कि हम तो ऐसे बचे कि अगर हम पहले आए होते तो हमारा पूरा जमीन ले लेते। आखिरकार अब हम पैसा ले चुके थे, तो हम भी भाजपा के जो है संस्कारों को समझ चुके हैं, पैसा ले चुके थे, तो हमने जरा भी डकार नहीं लिया। आखिरकार जब कुछ नहीं कर पाए तो कहे सब कि चलिए जलपान करवाइए, कि चलो 2,000 रुपया इसके जेब से निकाल लें, तो 2,000 का जलपान किए सब हमसे, तो 2,000 रुपया कम करवाइए। हाँ, तो वही है कि चलो कहीं से वो 2,000 निचोड़ लिया। एक वो कहावत है ना, आए हो तो क्या लाए हो, हाँ, आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या देके जाओगे। क्या देके जाओगे। तो यही ये सिस्टम चल रहा है। इस सब में सवाल ये है कि अहमदाबाद कैसे जाएंगे और अहमदाबाद का अधिवेशन कैसे करवाएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, ये चिंता का सबब है। नहीं क्योंकि अब सवाल दूसरा है, इन चीजों से कांग्रेस को ये भी मंथन करना चाहिए कि अभी उनको अपने टीम में बेदाग लोग चाहिए, बेदाग एग्जैक्टली लोग ढूंढने पड़ेंगे। और आपने उस ये पूरी जो टीम में दलाल है, जो हम्म, दलाल है जिन्होंने अभी हम्म, उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष पद बेचे, जो हाँ, ये दलाल है, इन हम्म, दलालों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, हाँ, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। यदि आपने गलत लोगों को अध्यक्ष बनाया तो उससे बीजेपी को फायदा है यूपी में, हम्म, हम्म, हम्म। कांग्रेस को फायदा नहीं है, और सबसे नुकसान बड़ी है। आप सॉफ्ट टारगेट दे रहे हो ना। भूपेश बघेल किसने दिया भाजपा को? कांग्रेस ने दिया कि आओ अटैक करो इस पर। ये है सॉफ्ट टारगेट। खैर चलिए, भूपेश बघेल ने जो किया है वो भोग रहे हैं, लेकिन भोगना भूपेश बघेल को नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ रहा है। नहीं नहीं और नहीं, हाँ, जब भोग आते हैं तो वो कांग्रेस के पीछे छुप जाते हैं। हाँ, तो कांग्रेस के भाई पीछे जाते हैं। जितना कमाया उसमें से 5% बांटा होगा, लेकिन हम्म, बोलते हैं कि मैंने उस 5% के लिए ही ये 95% मेरे पास रखे हैं। खत्म किया उसी लिए। बिल्कुल। कल कल दोपहर फिर हम आएंगे। आज छापेमारी होने दीजिए, कल आएंगे हम फिर छापेमारी की, अगर कोई खबर इसके भीतर और निकलेगी तो, नहीं तो कोई और खबर लेके आएंगे। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, भाऊ साथ में होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।